दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही अपना निवेदन दोहरा लूँ या अपील कर लूँ, गुजारिश कर लूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचाया करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें जिसमें हमने जिस मुद्दे को उठाया है वो उसको कितने बेहतरी से रख पाए हैं या उसको रखने में हमसे कहीं कोई चूक हुई हो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमारे चैनल को कितना पसंद करते हैं, हमारा चैनल कितना ठीक जा रहा है इसके बारे में भी लिख सकते हैं, और चैनल में आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं। फिलहाल तो जो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनको लेकर ही चर्चाएं गर्म हैं, और ख़ास तौर से जो उत्तर भारत के 3 राज्य हैं, हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं उनके जो चुनाव परिणाम आए हैं उस चुनाव परिणाम से एनडीए पर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर के बारे में उसको क्या इन चुनाव परिणामों से क्या संकेत पढ़े जाने चाहिए, कौन सी इबारत पढ़ी जानी चाहिए 2024 की जो संभावनाएं हैं, ये सब बातों पर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, अटकलें लगी हुई हैं। कांग्रेस में निराशा है। मध्य प्रदेश तो उनको अपने हाथ में आती हुई दिखी रही थी, और छत्तीसगढ़ में भी वो अपनी जीत के प्रति बड़े श्योर थे, और जो है राजस्थान भी उन्हें लग रहा था कि आखिरी में जैसे तैसे वो राजस्थान को भी संभाल लेंगे। मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक प्रेक्षक है, निष्पक्ष राजनीतिक प्रेक्षक, वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं असर दिखा रही हैं, और कांग्रेस जितनी कमज़ोर स्थिति में थी उससे जो है मजबूत स्थिति में पहुंच रही है। लेकिन जो 2 ध्रुवीय चुनाव हुआ वहाँ पे वो कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ गया। उससे क्षेत्रीय साफ तो हो गए, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला, अन्य जो खिलाड़ी थे, अन्य जो छोटे खिलाड़ी थे उनको भी लोगों ने उनकी तरफ भी मुँह नहीं किया। लेकिन इस 2 ध्रुवीय चुनाव का नतीजा ये हुआ कि जो दूसरी पार्टियों का जो जनाधार का जो क्षरण हुआ उसका वोटर टूटकर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा, बजाय इसके वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी उन वोटरों को अपने पाले में खींचने में क्यों सफल हुई ये पहेली है, अभी तो इसके बारे में अभी इसकी मीमांसा होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सफलता मिलने का एक बड़ा कारण यही है, और बाकी कांग्रेस का इंटैक्ट जो वोटर तो जो वोट पिछली बार मिला था लगभग उतना ही रहा। कुछ जगह जैसे मध्य प्रदेश में थोड़ा परसेंटेज बढ़ा है एक मामूली, कुछ राजस्थान में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन कमोवेश पूरा का पूरा वही रहा। मध्य प्रदेश में जो पिछली बार उनको मत प्रतिशत मिला था उनके मत प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई है। और ये लोग कहते कि सारे के सारे उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया होगा, ये भी नहीं हो सकते। अगर कांग्रेस के कुछ जो है, हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ मतदाता खिसके हों भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो दूसरी हो ये भी कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मतदाता कांग्रेस के प्रति कांग्रेस के पक्ष में खिसक कर सामने आए हैं। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, शिवराज सिंह चौहान की आलोचना बहुत हो रही थी, और केंद्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी लोगों के मोहभंग जैसी स्थिति लोगों में देखी जा रही थी। खास तौर से नरेंद्र मोदी का चेहरा ये माना जा रहा था कि उतना प्रभावी नहीं रह गया। खुद संघ ने भी मान लिया था, इसलिए इन राज्यों की में चुनावी धुंधली बजने के पहले संघ ने सलाह दी थी कि अब मोदी के भरोसे न रहें राज्यों के चुनाव में। पार्टी एक स्थानीय स्तर के नेताओं को उभारे, स्थानीय नेतृत्व को उभारे, तभी उनको सफलता मिल सकती है। क्योंकि कर्नाटक में जो है यही करके और उन्होंने सफलता प्राप्त की कांग्रेस ने, और इस मामले में इसलिए पिछड़ना पड़ा क्योंकि कर्नाटक में कोई राज्य स्तरीय चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया गया, मोदी का ही चेहरा आगे रहा, तो
कर्नाटक में, उसकी रील पिट गई, फिल्म पिट गई भारतीय जनता पार्टी की। तो उससे सबक लेते हुए ये कोई, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है, ये तो भारत तो एक देश नहीं, एक उपमहाद्वीप है, वैसे भी कहा जाता है एक पूरा महाद्वीप है, बल्कि उपमहाद्वीप भी क्या कहें। यहाँ तो हर राज्य का मिजाज अलग है, यहाँ तो हर अंचल का एक मिजाज अलग है, और जो है वो बाकी ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी राजनीति बड़ी अस्थिर भी है। मतदाताओं, खासतौर से मतदाताओं की जो मन स्थिति बड़ी अस्थिर है, वो बदलती रहती है। कर्नाटक में वो क्या सोचती है, दक्षिण भारत में क्या सोचती है, उत्तर भारत में क्या सोचती है, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा पूर्वानुमान लगा पाना, एक सटीक पूर्वानुमान लगा पाना एक बड़ा एक कठिन काम होता है। लेकिन ये बात साबित हो गई कि मोदी के प्रति लोगों में निराशा है। मोदी की छवि अभी इतनी चमकदार नहीं रहेगी, चाहे वो इस मामले में हो कि वो सत्ता का दुरुपयोग आर्थिक दोहन के लिए नहीं करते, इस रूप में भी नहीं रहेगी। वो अदानी जिस ढंग से मेहरबान हुए हैं अदानी पर, उससे लगता है कि कहीं ना कोई जो है उनके अंदर कोई तो कहीं ना कोई तो उनको लाभ की आशा ही, अनुचित लाभ की आशा है। अमित शाह के जिस तरह से मामले सामने आते कि अमित शाह एक वसूली एजेंट के रूप में काम करते हैं, और वो शायद और उसमें मोदी जी की भी सहमति रहती है, क्योंकि वो बड़ी फंडिंग करनी पड़ती है। जिस ढंग की उन्होंने प्रचार शैली अपना रखी है और जिस ढंग से वो तोड़फोड़ करते हैं, जो अगर विपक्ष की सरकारें बन भी जाती राज्यों में, तो फिर उन राज्य सरकारों को गिराने के लिए वो जिस ढंग से विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसमें भी बड़ा रुपया खर्च करती है। तो इन सब रुपए की व्यवस्था जो है अमित शाह करने का काम करते हैं। और अमित शाह की अपनी व्यक्तिगत निजी हैसियत में भी कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये भी किसी से छुपा नहीं। उनके सुपुत्र जयशाह ने कितने छोटे अमाउंट से एक अपनी कंपनी बनाई थी, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये सब बातें छुपी हुई नहीं है। तो ये नहीं रह गया। मोदी वंशवाद के खिलाफ भी बहुत राग आलाप थे, लेकिन वो भी कम वंशवाद को प्रश्रय नहीं देते। वरना पहली बात तो जैसा ही ना हो वहाँ पे उस पर जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वही महासचिव ना हो, तो वो एक जैसा कि जिस तरह से क्रिकेट में बैट बनी, वो एक उदाहरण है कि मतलब उनका क्रिकेट से कोई बड़ा लेना देना नहीं, लेकिन वो केवल अमित शाह के पुत्र है। तो अब वो किस मुंह से कहेंगे। बाकी अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से वो पता चला कि कर्नाटक में वो पूरा बढ़ावा देने का काम कर ही रहे वंशवाद का। और अन्य जगह पे भी उनका नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र, कहाँ वंशवाद दूर हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र उनके मंत्रालय में सारी डील करते हैं, ये भी सामने आ चुका है। आज उदाहरण ढूंढेंगे तो दर्जनों हैं ऐसे उदाहरण हैं। तो ये भी उनकी छवि नहीं रहेगी। और एक जहाँ ये होता है कि एक जो सत्ता लोलुपता है, वो भी लोग ये कहें कि किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे मोदी, तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि रामदेव किसके लिए इतनी मुनाफाखोरी करते। उनको कितनी श्रद्धा मिली थी जब वो केवल योग तक सीमित थे, जब मोदी सरकार नहीं आई थी। तो ये माना जाता था कि योग को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करने का एक भारतीय संस्कृति का एक जो है एक भारतीय संस्कृति को उन्होंने प्रतिष्ठित करने की, योग की महिमा को प्रतिष्ठित करने का सारे संसार में काम करके, और उन्होंने जो है देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो भी अब बाद में उनकी उजागर हो गई कि उनके अंदर भी मुनाफाखोरी की कोई कम प्रवृत्ति नहीं है। अब उनकी कहा जा सकता है उनकी भी शादी नहीं हुई, उनका भी परिवार नहीं, तो वो किसके लिए करते हो। अब मोदी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से जाहिर हो गया था कि वो सत्ता में बने रहने के लिए कितनी कटिबद्धता अपनाते, और उन्होंने साम दाम दंड भेद, उन्हें हर तरीका मंजूर है। तो ये जो सत्ता लोलुपता होती है, ये सत्ता लोलुपता भी भ्रष्ट बनाने में योगदान करती है। मोदी अभी भी नहीं चाहते, उन्होंने खुद ही नियम बनवाया हुआ था कि 75 साल की उम्र के सारे नेता जो 75 साल की उम्र पे पहुंच चुके रिटायर कर दिए जाएं। लेकिन वो खुद रिटायर हो जाने के मूड में है क्या। उनकी अगले साल 74 साल की उम्र हो जाएगी। 2025 में कायदे से उनको प्रधानमंत्री पद से या सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा दिखता है कि मोदी जी ऐसा करने वाले हैं। वो तो अनंत काल तक, जब तक सांस है तब तक वो चाहते हैं कि सत्ता उन्हीं के हाथ में बनी रहे, कुर्सी उन्हीं के हाथ में बनी रहे। तो ये भी एक भ्रष्ट करने का काम करती है। तो वो उस ढंग की भी छवि नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी
और बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं, व्यक्तिगत रूप से आलोचना भी करते हैं। दूसरी, ईडी और सीबीआई के जो विरोधियों को परेशान करने के लिए जो उनके हथकंडे निजी बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग स्वीकार करते कि इतनी तो अति विरोधियों के खिलाफ कांग्रेस ने नहीं की कभी, जितनी अति ये अब हो रही है वो स्वीकार करते। लेकिन अब उन्हें ये सब बातें, ये बात दूसरी है कि ये सारी बातें, ये जो बुराइयां थी कांग्रेस के लिए, ये सारी बातें मोदी जी का गुण बन गया कि मोदी जी में है कि वो एक तरह से पूरी चक्रवर्ती शासन भारतीय जनता पार्टी का कायम करने में सक्षम है। और वो कैसे भी हो, हमारे का दूसरे राज्य सरकारों को गिरा के हो, राज्यपालों के इस्तेमाल से जो विरोधी दल की सरकारें हैं उनको काम न करने देने की हो, उस मामले में भी राज्यपालों का दुरुपयोग कांग्रेस के शासन में भी बहुत हुआ। लेकिन इस सीमा तक, इस धृष्टता के, इस ढिलाई के साथ नहीं हुआ जैसा वर्तमान में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा, फिर भी राज्यपालों की सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा। तो ये एक जो दिखाई दे रहा है, सबसे मोदी की छवि की चमक तो कम हुई है मोदी, लेकिन चमक कम होने के बावजूद भी लोग मोदी को बनाए रखना चाहते, मोदी को एक अनिवार्यता अभी देश के लिए मानते, वो सबका एक प्रभाव पड़ा। और जो बुद्धिजीवी हैं वो एक अपने तरीके से अपना आकलन करते हैं, उनको लगा था कि अब धार्मिक कट्टरता अपने जो है चरम बिंदु पर पहुंचा दी है मोदी जी के शासनकाल में। तो अब इससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। अब जो है लोग कहते हैं कि जो है मुस्लिम बहुत बुरी तरह दब गए, अब भी उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण और उनके जो है उस ढंग का रवैया अपनाए रखने का क्या अर्थ है। ये बुद्धिजीवी ये धारणा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जाहिर हो गया कैसे जीता। तेलंगाना में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं था, कौन जीता सब जानते हैं। वो जो उम्मीदवार जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बड़ी अनर्गल टिप्पणी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले उसको पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उसको शामिल कर लिया, वो जीत गया है। बाबा बालक राम और अन्य लोग राजस्थान में भी इस ढंग के चढ़े, 4 बाबा वहाँ जीते हुए हैं। तो धार्मिक कट्टरता कहाँ कम हो रही, धार्मिक कट्टरता एक अपना प्रभाव दे रही है और प्रभाव दिखा रही है। तो मोदी ने जो वहाँ पे इन राज्यों में जो अपना चुनाव अभियान चलाया, उसमें उन्होंने फिर हिंदुत्व के मामले बहुत उठाए और उनका उसको पूरा लाभ मिला। लगा था कि नहीं, ये हिंदुत्व के मामले, अब लोग जो वास्तविक जीवन है, जो वास्तविक मुद्दे हैं, लोग उनके आधार पर वोट करेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ेगा इन चुनावों में। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुत्व का भी ध्रुवीकरण कर्नाटक में भले ही ना हो पाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो खूब हुआ। और मुख्य रूप से हिंदुत्व का कार्ड ही कामयाब हुआ। वो तो जब राजस्थान के चुनाव हो रहे थे तो मथुरा में उन्होंने सुनियोजित ढंग से पहली बार वो कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गए, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के, और वहाँ उन्होंने संकेत दिया कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि को मुक्त कराया गया है और वहाँ पर मंदिर के उद्घाटन की बारी आ गई, उसी तरीके से वो कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराएंगे। वहाँ पे जो दूसरे धर्म के लोगों के जो पूजा स्थल है, वो जो एक कलंक के रूप में हमारे मंदिर के लिए, उसको अभी हटवाएंगे। ये उन्होंने कही और इसका भी एक उनको वहाँ पे मध्य प्रदेश में उसका भी फायदा मिला उनको। सनातन धर्म के बारे में उन्होंने, जिसमें कांग्रेस से कोई खास इसका लेना देना नहीं था, स्टालिन ने टिप्पणी की थी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जब पुत्र ने टिप्पणी कर दी थी तो कांग्रेस ने उनको रोक दिया था। तो वो लगता था कि मुद्दा कोई बहुत तूल नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो भी एक अंडर करंट का काम किया। तो एक जो भारतीय जनता पार्टी जो ब्रांड हिंदुत्व है, जो काम पाकिस्तान में नहीं हो पाया, वो यहाँ पे कामयाब हो रहा है। जहाँ पाकिस्तान में इतनी कट्टरता थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बाबाओं की पार्टी वहाँ पे जो है वो उनकी मौलानाओं की पार्टी वहाँ चमत्कार नहीं दिखा पाई। मौलाना फजलुर रहमान सेना के सहयोग के बावजूद भी सत्ता में नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन यहाँ तो जो धर्म का कार्ड है, जो बहुत ही जो बाबा लोग हैं, वो लोग तो बहुत आसानी के साथ कामयाब हो रहे और उनकी लगातार राजनीति में पैठ बढ़ती जा रही है और उनके विचार कितने रूढ़िवादी हैं ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी भूमिका बागेश्वर धाम ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निभाई है। वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी एक संत की बजाय उनका आचरण क्या है अब ये तो जाहिर हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब
बात यह है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी है। मैंने तो चर्चा पहले भी अपने वीडियो में की थी कि वो भी बूमरैंग कर गया राहुल के लिए, तभी की थी जब चुनाव परिणाम नहीं आए थे। मैंने कहा कि उससे आपकी बात कहने के लिए, आपकी बात को पुष्ट करने के लिए, आपकी बात पहुंचाने के लिए एक उन्हें जो आपसे वो उतनी करेक्ट नहीं हो पाते, पिछड़े आपके वर्ग के ही आपके जगह जगह पे आपके मजबूत कार्यकर्ता हों, पिछड़े वर्ग के नेता हों सभी जगह, वो बात अगर वो आपकी बात को दोहराएं और वो उस पार्टी लाइन को लेके जो आपने पार्टी लाइन निर्धारित की है, ये जो जातिगत जनगणना वाली बात और पिछड़ों को अधिकार दिलाने वाली बात, पिछड़ों को प्रशासन में और सरकार में सशक्त करने वाली बात, वो लोग उसको बताने के लिए वो लोगों के माध्यम से आप पिछड़ों तक पहुंचेंगे, तब तो आप पिछड़ों को प्रभावित कर पाएंगे। तो पिछड़ों को तो प्रभावित कर नहीं पाए। और उसमें ये हुआ कि सवर्णों को लगा अरे हमारा तो वर्चस्व, वो तो अपना वर्चस्व छोड़ने नहीं चाहते, लोकतंत्र भाड़ में जाए वो ये उनको मंजूर है, लेकिन वो जो उनका परंपरागत वर्चस्व है तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो वो मतलब वो कैसे जो है उनका वोट और आपसे छिटक गया, वो जो आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था सवर्णों का, वो सवर्णों का कम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया। और लगता है कि केवल जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर में कमी आई, उनका जो वोटर था वो जो छिटका है अपनी इन पार्टियों से दो ध्रुवीय व्यवस्था में, तो उसने ऐसा नहीं कि कांग्रेस को उसमें कोई शेयर न मिला हो, कांग्रेस को भी शेयर मिला हुआ, कांग्रेस का अपना सवर्ण वोट छिटका है और इन लोगों का थोड़ा सा जो है वो शेयर उस बात को मिला है। अच्छा, कांग्रेस एक शुरू से एक कुलीन वर्ग की पार्टी है, उसका एक कुलीन वर्ग क्या है, वो बड़ा सुविधाभोगी होता है, वो बहुत दिनों तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता। तो कांग्रेस की अभी ये संभावनाएं कमज़ोर नहीं हुई, जब इतना अच्छा वोट मिला है और तेलंगाना में, दक्षिण भारत में उनके लिए संभावनाएं पैदा होती जा रही है। लेकिन जो एक चरित्र है, संघर्ष करने का चरित्र नहीं है कांग्रेस के में, जिन लोगों की वर्ग सत्ता है कांग्रेस में, जो लोग छाए हुए हैं। अब राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी कि वो ये अगर वो संभावना न भी बनी रहे कि हाल फिलहाल कांग्रेस सत्ता में आ रही, तो भी वो मोहब्बत की दुकान के नाम पे, सद्भाव के नाम पे, अपनी विचारधारा के नाम पे, उस पर एक तो अटल है। जब उन्हें लगा कि अरे ये विचारधारा भी, ये भी कामयाब नहीं हो पा रही, और वो अगर वो छिटकने लगे, उससे हताश होकर ये 3 राज्यों के परिणाम से अब वो मोहब्बत की दुकान की चर्चा करना बंद कर दें। और जैसा उन्होंने शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने भी एक हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया था, वैसे ही हिंदू कार्ड उन्होंने फिर खेलना शुरू कर दिया। तो उनके कमलनाथ जी ने तो बड़ा हिंदू कार्ड ही बेला, वो भी साष्टांग हो जाते थे बागेश्वर धाम में जाके, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उसका फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो एक मिलेगा अगर उन्होंने ये चूक कर दी। और उन्होंने देखा कि हमारे साथ पिछला वर्ग नहीं जुड़ता हमारी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी में पहले भी पिछड़ों का दखल बहुत नहीं रहा, पिछड़े और ठाकुर 2 मतदाता तो ज़्यादातर विरोध में रहे कांग्रेस के। ठाकुर एक समय जुड़ गए थे जब संजय गांधी ने चीफ मिनिस्टर ज़्यादा बनवा दिए थे, ठाकुर राजे महाराजाओं को बढ़ावा दिया था, उस समय राजपूत जुड़ गए थे कांग्रेस के साथ में। लेकिन वैसे उनका जमींदारी उन्मूलन और तमाम सारे कारण है जिसकी वजह से उनका कभी लगाव कांग्रेस के साथ में नहीं रहा। ऐसी पिछड़ों का भी लगाव नहीं रहा, पिछड़े भी एक अलग ढंग की राजनीति करते रहे। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों ने बांधी घाट 100 में पावे 60 यही नारा लगा के कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा तैयार किया था। जनसंघ में भी पिछड़ों की, राजपूत राजाओं की और राजाशाही की और ये पिछड़ी जातियों की, मध्य जातियों का एक बाहुल्य था। तो पिछड़ी जातियों की, तो अब इससे अगर उन्होंने एक चूक कर दी कि वो जो है ये प्रतिबद्ध कार्य, उन्होंने जो है ये अपनी प्रतिबद्धता को नरम किया, इस प्रतिबद्धता को डाइल्यूट किया या इस प्रतिबद्धता को से पीछे हटने का अगर प्रयास किया, तो वो फिर एक बहुत बड़ा खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। अब राहुल गांधी को सांगठनिक कायाकल्प के लिए काम करना है। सांगठनिक कायाकल्प में क्या है कि जैसे जब वो अध्यक्ष थे तब भी वो बात करते थे कि वो दलितों में नेता पैदा करें, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। और जब वो पिछड़ों के अधिकार की बात करते, जातिगत जनगणना के मामले से वो एक पिछड़ों की सिरमौर पार्टी के रूप में, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसका वजूद बनाना चाहते अपनी पार्टी का, तो अब उन्हें ये करना पड़ेगा कि वो मजबूत पिछड़े चेहरे निचले स्तर से लेके, निचली इकाइयों से लेकर और शीर्ष स्तर तक
लेके आएँ और उनसे छुटकारा पाएँ, जो कुलीन वर्ग है उससे छुटकारा पाएँ। क्योंकि कुलीन वर्ग में तो अभी देखा ही, अभी भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा बड़ा जनाधार है, उन लोगों से पूछिए जो नेहरू और गांधी के को गाली देते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो देशद्रोही हैं कांग्रेस के। उनसे मैं पूछता हूँ कि कभी तुम्हारे पिताजी भी तो उसमें शामिल हुए, वो भी तो कांग्रेस में थे, तुम्हारे बाबा भी तो शामिल हुए। कांग्रेसियों के परिवार के लोग ही आज भारतीय जनता पार्टी को शक्ति देने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के परिवारों की नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कट्टर हिंदुत्व के साथ है। क्यों? क्योंकि वो कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग कभी भी सत्ता के साथ संघर्ष नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी क्या थी? भारतीय जनता पार्टी ने तो एक लंबा संघर्ष किया इस स्थिति में पहुंचने के लिए कि अकेली दम पर बहुमत में आने के लिए, मोदी का युग आने तक तो उन्हें, उनका कार्यकर्ता ये सोच के चलता था कि हमारी, जिस तरह से डॉक्टर लोहिया का कार्यकर्ता सोच के चलता था कि हो सकता है कि हमारे जीवन में कभी सत्ता ना आ पाए, लेकिन फिर भी वो प्रतिबद्ध था, कुछ मूल्यों के प्रति, कुछ सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध था, तो वो डटा रहा और आखिरी में इतने 70-75 साल की तपस्या के बाद में उसको ये लाभ मिला। तो अब आपको भी वो वर्ग तैयार करना पड़ेगा जो आपकी ग्लैमर की वजह से, आप चूँकि एक लंबे समय तक सत्ता में रहे, तो आपका जो एक सत्ताधारी के रूप में जो आपका ग्लैमर था, उस ग्लैमर की वजह से जो आप जुड़ा है, अब उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर अगली बार भी 2024 में भी सत्ता से बाहर रहे तो 2029 तक में तो आप ये सारे कुलीन वर्ग में से बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके होंगे, चाहे भले उनकी वहाँ कोई औकात न बचे, जगदम्ब का बाल वहाँ बन जाए। यहाँ इतने बड़े नेता थे जिनका नाम चीफ मिनिस्टरशिप के लिए चलता था, अब लोग भूल गए कि जगदम्ब का पाल भी कोई नेता है और हो सकता है कि उनको अगली बार टिकट भी ना दिया जाए, लेकिन वो उसमें खुश हैं। क्योंकि कुलीन वर्ग को यही है कि कम से कम हम सत्ता के साथ जुड़े हुए तो हैं, तो अब उससे आपको उसका मोह खत्म कर देना पड़ेगा। एक नई लीडरशिप दलितों में बहुत अच्छा नेता आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को पैदा किया। वो बहुत सूझबूझ के नेता हैं, बहुत अच्छे संसदविद भी हैं, लेकिन उनकी अभी उत्तर भारत के दलितों में अपील उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उत्तर भारत के दलित अभी उनसे नहीं जुड़ पा रहा, और जो कांग्रेस की नीति वो चूँकि बहुत ज़्यादा जातिवाद की पॉलिटिक्स भी नहीं करती, तो ये भी नहीं है कि वो पता चला कि उत्तर प्रदेश के दलित नेताओं के प्रति कोई अपनापा दिखाएं, उस ढंग से जोड़ने का कोशिश करें। ये सब काम करने पड़ते। भारतीय जनता पार्टी में तो हर वर्ग के नेता को अपनी जातियों में ही दौड़ाया जाता है। वो तो चाहे जितने बड़े हिंदुत्व की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जो से बहुजन समाज पार्टी का जो भाईचारा संगठन है, उसी की तरह से इनके काम करते हैं। हर जाति के नेता दौड़ाए जाते हैं। हमारे मित्र हैं स्वतंत्र देव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, इनको सतना इसलिए भेजा गया क्योंकि वहाँ कुर्मियों की संख्या ज़्यादा, तो उनको सतना भेजा गया। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी तो हर जाति का एक एक नेता तैयार रखती है और अपनी बिरादरी के बीच में ही कहती है कि वो सक्रिय रहें। लेकिन कांग्रेस में इस मामले में खास तौर से दलित और पिछड़े ब्राह्मण नेताओं में नहीं रहता, लेकिन दलित और पिछड़े नेताओं में संकोच रहता है कि अरे हम पार्टी में हमारी छवि दरक जाएगी अगर हम पता चला कि दलित कार्ड बहुत ज़्यादा खेलने की कोशिश करेंगे, दलितों से बड़ा अपनत्व दिखाने की कोशिश करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोई अपवाद नहीं है इसके, इसलिए वो दलितों के और अपने दलितों के जो मुद्दे वो भी कोई बहुत जबान में लाने, जो अपनी जुबान पर लाने की कोशिश नहीं करते। तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इन सब इस मामले में संकोच के शिकार है। तो इसलिए वो और एक एज फैक्टर भी उनके साथ में, क्योंकि नई पीढ़ी को कैसे जोड़ना है। तो ये सब इन सारे कारणों से मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत ही सक्षम और एक बहुत ही सूझबूझ वाले, और जिनमें सबको साथ लेकर चलने की सारे वर्गों को, प्राय दलित नेताओं में ये नहीं होती। दलित नेता जो है एक तरह से उनकी एक कमजोरी ये है कि वो एक बड़ा पूर्वाग्रह लेके चलते हैं। तो वो एक मतलब एक जो है इस मामले में एक समावेशी नेतृत्व अपने अंदर विकसित नहीं कर पाते दलित नेताओं में। वो अपनी उस कुंठा को भूल नहीं पाते जो उनके पूर्वजों सदियों तक जो उत्पीड़न किए और अत्याचार जो उनके सहा है, उसकी जो कुंठा है उनके मन में, उसमें नहीं भूल नहीं पाते। और मायावती ने अगर किया भी था एक समावेशी चरित्र बनाने का, सर्वजन नेता की बात उन्होंने की भी थी और एक उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चलाई थी। तो
अब मायावती के साथ में ये हुआ कि अब फिर तो सवर्णों के भी अपने, फिर तो अगर यही सवर्णों का अब अगर अपने रुख को अगर परिवर्तन कर देंगे, अगर उनके अंदर इतनी उदारता हो जाएगी तब तो वर्णावस्था खत्म ही हो जाएगी। लेकिन वो कैसे कर सकते? मायावती को ये गुमान हो गया था कि नहीं, हमें तो सवर्ण समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि लोग हमें इस आधार पे पसंद करेंगे कि हम गुंडागर्दी को हमने नहीं होने दिया। विकास भी कुल मिला के ठीक ही था, और उनकी कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो गई हर सरकार में। ये सरकार भी परे नहीं, नौकरशाही से रुपया वसूलने में इस सरकार के लोग भी कम नहीं हैं। जो लोग कल तक सड़कों पे घूमते थे, उस उत्तर प्रदेश में विधायक और जो मंत्री बने हुए हैं, आज उनकी हैसियत क्या हो गई, ये लोगों की आंखों से लोगों ये बात छुपी हुई थी। लेकिन मायावती के खिलाफ ये बात बहुत प्रचारित हुई और मायावती इस गुमान में आ गई कि वो मुझे ही जो है मेरी इन सारी विशेषताओं को देख के जो मैंने एक गुंडाशाही को ख़त्म किया है और मजबूत एक कानून व्यवस्था दी है और विकास के मामले में भी मामले बढ़ गए, इस गुमान में वो सोचते थे कि मेरी सरकार रिपीट होगी। लेकिन 2012 में उनकी सरकार कहाँ रिपीट हुई? और सरकार किसके मुकाबले? भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नहीं आ रही। वो सरकार जो है उनकी सरकार किसके मुकाबले में गई? समाजवादी पार्टी के मुकाबले में, जिसको 2007 में सवर्ण मतदाताओं ने इसलिए को उतारा था ये कह के कि ये तो गुंडों की पार्टी है, ये तो लुटेरों की पार्टी। वही गुंडे और लुटेरे 2012 में वही लोग फिर भाने लगे, क्योंकि वो चाहते थे न तो समाजवादी पार्टी जमे और ना एक भारतीय जनता पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी जमे। इनको अस्थिर बनाए रहो और मौके का इंतजार करो। जब हमारी जो मनपसंद पार्टी, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, अगर जब वो मजबूत स्थिति में आ जाए तो इनको धकेल दो, वरना इनको जमने मत दो। तो वो मायावती को दूसरी बार रिपीट कैसे होने दे सकती थी? उसने विकल्प में जिसको दुत्कार दिया था, विकल्प में फिर उसको अपना लिया, क्योंकि उस समय अवसर ये नहीं था। 2017 में जब अवसर आ गया तो अब तो ये दिखाई देता प्रचार की शक्ति भी उसकी बहुत है, बौद्धिक नेतृत्व भी आज भारतीय समाज का आज भी सवर्णों के हाथ में है। बौद्धिक नेतृत्व वही करते हैं, वो जिधर हाँक देते हैं, बाकी पिछड़ी जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ वो भी उसी तरफ को कर देती हैं। तो ये सब बातें तो कांग्रेस कैसे रिवाइवल करेगी, कैसे मतलब अपने आप को टिके रह पाएगी, क्योंकि एक तो विकल्प चाहिए सत्ता का और एक न एक दिन उसकी वापसी होती ही है और कांग्रेस को एक पर्याप्त संख्या में इतना वोट तो मिलते रहेगा। लेकिन कांग्रेस को एक अपना कायाकल्प करना पड़ेगा, नए सिरे से एक नए समायोजन की एक बात करनी पड़ेगी। वो कितनी होती ये आगे चल के हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही, मध्य प्रदेश में किसको नेतृत्व सौंपती, इससे भी ये उसकी दिशा पता चलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।